ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन रैन को देखते हैं, जो अभी तक अपने पहले प्यार को नहीं भुला पाई थी। एक्चुअल में एक दिन उसकी जान बचाने में ही उसका बॉयफ्रेंड आयन कार एक्सीडेंट में मारा गया और वो आज तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है और घबरा कर उठती है। तभी उसके पास उसके हस्बैंड सैन डिंगसाओ की कॉल आती है, जो कि उसे कुछ सामान लेकर होटल बुलाता है। एक्चुअल में रैन डिंगसाओ की वाइफ के साथ साथ सेक्रेटरी भी होती है, लेकिन डिंगसाओ उसे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है और आज भी वो हमेशा की तरह किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है और डिंगसाओ ने उससे प्रोटेक्शन मंगाया होता है। लेकिन यहाँ पर रैन अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो हमेशा से ही ये सब देखती हुई आ रही है। लेकिन डिंगसाओ उस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन सी ब्रांड का प्रोटेक्शन यूज़ करता हूँ। तो रैन उसे सॉरी बोलकर दोबारा बाय करने के लिए जा रही होती है, लेकिन डिंगसाओ उसे रोककर कहता है कि सच बताना, तुम जेलस थी ना, इसीलिए रॉन्ग प्रोटेक्शन बाय करके लाई हो। तो रैन कहने लगती है कि हम तो कभी इंटीमेट हुए ही नहीं ना, तो मुझे क्या पता कि तुम कौन सा ब्रांड यूज़ करते हो। तो डिंगसाओ उसे गोद में उठाकर बेड पर लाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहती हो। और जो लड़की वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी वो शर्माने लगती है कि क्या वो तीनों यहाँ पर टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन डिंगसाओ उसे वहाँ से भगा देता है और वो रेन से पूछता है कि आज तुमने मेरी शाम को ख़राब कर दिया है, तो तुम मुझे कैसे कंपनसेट करने वाली हो। लेकिन रेन तो डिंगसाओ को बस देखे जा रही थी। वो पूछता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो। तो रेन कहती है क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिंगसाओ बिल्कुल रेन के पहले प्यार अयान की तरह दिखता है और बस इसीलिए रेन ने डिंगसाओ से ज़बरदस्ती शादी की थी। उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कभी भी उनके बीच फिजिकल रिलेशन नहीं रहा। इसलिए डिंगसाओ उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहता है और रैन तो उसकी हर बात मानती थी और इस बात के लिए भी मना नहीं करती है। और आज पहली बार दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। एक्चुअल में सबको लगता है कि रैन ने डिंगसाओ से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, लेकिन सिर्फ रैन को पता था कि डिंगसाओ उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 3 साल पहले जब अयान रैन को बचाने में मारा गया था, तब डिंगसाओ ही रैन को हॉस्पिटल लेकर आया था। और कुछ दिनों बाद जब रैन को होश आता है और वो डिंगसाओ को देखती है, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि डिंगसाओ बिल्कुल अयान की तरह दिखता है। इसलिए उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी करके डिंगसाओ के साथ रहेगी। और प्रेजेंट में वो सोचती है कि उसने अयान को तो खो दिया है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो डिंगसाओ को खुद से दूर नहीं होने देगी। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब रैन उठती है तो देखती है कि वहाँ पर डिंगसाओ नहीं है और डिंगसाओ उसके लिए चेक छोड़ कर गया था, क्योंकि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। लेकिन रैन उस चेक को डस्टबिन में फेंक देती है। जिसके बाद उसके पास डिंगसाओ को मैसेज आता है और वो उसे 10 मिनट के अंदर ऑफिस में फ्लावर्स और रिंग लेके आने के लिए कहता है। जिसके बाद जब रैन ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ पर कलीग्स बातें करने लगते हैं कि कोई लड़की डिंगसाओ से मिलने के लिए अब्रॉड से आई है और सेक्रेटरी रैन मिस्टर डिंगसाओ की वाइफ है, फिर भी वो उसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये सब सुनकर भी रैन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और चुपचाप ऑफिस में चली जाती है और देखती है सावरी सी और लड़की की क्लोज है, जिसका नाम वैंकिंग है। वैंकिंग कहने लगती है कि मैं और डिंगसाओ बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं, तो तुम्हें हमें ऐसे देखकर कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन रैन बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है और कहती है कि मैंने तो डिंगसाओ को हमेशा अपनी बाहों में एक नई लड़की को होल्ड करते हुए देखा है, तो मुझे इस चीज़ की आदत है। यहाँ पर डिंगसाओ रैन के सामने ही वैंकिंग को रिंग पहनाता है और उसे फ्लावर्स देता है और रैन के सामने ही उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअल में वैंकिंग डिंगसाओ की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। अब डिंगसाओ उसे डिनर पर ले जा रहा होता है, लेकिन जब वैंकिंग देखती है कि रैन डिंगसाओ के साथ बैठने जा रही है, तो वो कहने लगती है कि मैं और डिंगसाओ बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो मैं डिंगसाओ से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, तो क्या तुम आगे वाली सीट पर बैठ सकती हो। तो रैन चुपचाप जाकर फ्रंट सीट पर बैठ जाती हैं। अब डिंगसाओ रैन को ही देख रहा होता है और ये चीज़ वैंकिंग भी नोटिस करती है, इसलिए बीच में बोलने लगती है कि जब मैं अब्रॉड में थी तो तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। लेकिन डिंगसाओ कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम अब्रॉड से वापस आ गई हो। वैंकिंग पूछने लगती है कि मैं कहाँ रहने वाली हूँ, तो रैन बताती है कि मैंने मेड से बोलकर आपके लिए रूम बुक करवा दिया है। तो डिंगसाओ रैन को जेलस करना चाहता था, लेकिन उसे गुस्सा आता है कि वो इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रही है। जिसके बाद डिनर टेबल पर भी रैन उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। यहाँ पर भी डिंगसाओ रैन को जेलस करने के लिए वैंकिंग को अपने हाथों से खिलाने लगता है, लेकिन वैंकिंग ये कहकर खाने से मना कर देती है कि खाना कच्चा है। इसीलिए रैन सेफ से उनके लिए दोबारा खाना बनाने के लिए बोलने जा रही होती है, लेकिन डिंगसाओ उसे रोक कर वो कच्चा खाना उसे खाने के लिए कहता है। जब रैन उसे खाने लगती है तो उसे अपने हाथों से खाने के लिए कहता है। इसमें भी रैन कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाने लगती है, लेकिन खाना कच्चा होने की वजह से उसे वॉमिट फील होती है और जल्दी से भागकर वॉशरूम जाती है। वैंकिंग भी उसके पीछे वॉशरूम में आ जाती है, क्योंकि वो रैन को नीचा दिखाना चाह रही होती है। इसलिए उसे कहती है कि तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, डिंगसाओ तुम्हें प्यार नहीं करने वाला। लेकिन रैन कहती है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिंगसाओ मुझसे प्यार करे। जो सुनकर वैंकिंग कहती है कि अच्छा, तो तुम उसके साथ उसके पैसों के लिए हो। लेकिन रैन कहती है कि नहीं, मैं तो उसके फेस के लिए हूँ। लेकिन ये बात वैंकिंग को समझ में नहीं आती है। जिसके बाद वो लोग होटल आते हैं, जहाँ पर डिंगसाओ अपने असिस्टेंट से वैंकिंग को उसका रूम दिखाने के लिए कहता है और रैन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने पर क्यों तुली हो। रैन पूछती है कि आखिर अब मैंने क्या कर दिया और तुम किस चीज़ की वजह से अनहैप्पी हो। डिंगसाओ उसके क्लोज जाने लगता है और यहाँ पर भी रैन अयान के बारे में ही सोच रही होती है। डिंगसाओ पूछने लगता है कि अभी तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रही थी, और डिंगसाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि तुम मेरे लिए प्रोटेक्शन भी बाय करके लाती हो, मेरे साथ इंटीमेट भी हुई और आज चुपचाप खाना भी खा लिया। आखिर तुम्हारा क्या पर्पस है। रैन कहती है कि मेरा पर्पस बस तुम्हें हैप्पी करना है
और कहती है कि आज मिस वैंकिंग खुश थी और आप तो मिस वैंकिंग के एडमायरर है तो आपको भी खुश होना चाहिए। जो सुनकर डिंगसाओ भी सोचने लगता है कि हाँ मुझे तो खुश होना चाहिए लेकिन मैं अच्छा फील क्यों नहीं कर रहा हूँ, और रेन जेलस नहीं हो रही है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है। रेन बोलने लगती है कि क्या आप मुझे और मिस वैंकिंग को एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखना चाहते हैं। जो सुनकर डिंगसा गुस्से से वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में भी वो रेन के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर उसे मुझे किसी और के साथ देखकर बुरा क्यों नहीं लगता है। तभी वहाँ पर वैंकिंग आकर उससे चिपकने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन डिंगसा उसे बाहर निकाल देता है, जिससे कि वैंकिंग को गुस्सा आता है कि आखिर डिंगसा ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, जबकि पहले तो वो मुझसे बहुत प्यार किया करता था। तभी वैंकिंग के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जो कि उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी फोटोज़ को रिवील कर दूंगा। मतलब कि वैंकिंग डिंगसाओ के पास सिर्फ पैसों के लिए आई है और वो अपने बॉयफ्रेंड से 1 महीने का टाइम मांगती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे जब वैंकिंग डिंगसाओ के पास बैठने के लिए आती है तो वो बहाना बना देता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं अकेले बैठना चाहता हूँ। तो वैंकिंग आगे की सीट पर बैठने के लिए जाती है और रेन को टैक्सी से आने के लिए कहती है। जिसके बाद ऑफिस में कलीग्स गॉसिप कर रहे होते हैं कि बॉस ने मिस वैंकिंग को इतनी बड़ी पोस्ट दे दी है। मुझे तो लगता है कि वो वैंकिंग से ही प्यार करते हैं और मिस वैंकिंग अब्रॉड में थी, इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरी रेन को अपनी वाइफ बनाया होगा, क्योंकि रेन थोड़ी सी वैंकिंग की तरह दिखती है। अब ऑफिस में वैंकिंग तो बस रेन को परेशान करने के लिए आई थी, इसलिए उससे कॉफ़ी मंगवाती है और कॉफ़ी में दिक्कत निकालकर बार बार उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहती है। और इधर डिंगसाओ का असिस्टेंट उसके पास फाइल लेकर आता है, तो डिंगसाओ उससे पूछता है कि तुम रेन का काम क्यों कर रहे हो। असिस्टेंट बताता है कि मिस वैंकिंग जब से ऑफिस में आई है वो सेक्रेटरी रेन से बस कॉफ़ी मंगवाने में लगी है। जो सुनकर डिंगसाओ कहता है कि क्या मैं रेन को इतनी सैलरी किसी और को कॉफ़ी देने के लिए देता हूँ। असिस्टेंट कहता है लेकिन मिस वैंकिंग तो आपकी फेवरेट लेडी है ना। लेकिन डिंगसाओ को पता था कि वो वैंकिंग को पहले की तरह प्यार नहीं करता है और वो रैन को पसंद करता है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। डिंगसाओ असिस्टेंट से रैन को बुलाने के लिए कहता है, तभी वहाँ पर वैंकिंग डिंगसाओ के लिए लंच लेकर आती है और उसे खिलाने लगती है, लेकिन डिंगसाओ मना कर देता है कि मैं बाद में खा लूंगा। तभी वहाँ पर रैन भी आती है और वो भी डिंगसाओ के लिए लंच लेकर आती है, लेकिन जब वो देखती है कि वैंकिंग ऑलरेडी लंच लेकर आई है तो वो माफी मांगकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वैंकिंग उसे रोकती है और डिंगसाओ से कहती है कि मैं रैन को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ। तो डिंगसाओ रैन से उसका ओपिनियन मांगता है, लेकिन रैन कहती है कि आपकी जैसी मर्जी। जो सुनकर डिंगसाओ को गुस्सा आता है कि रैन ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपकी ही सेक्रेटरी रहना चाहती हूँ, इसीलिए गुस्से में उसे वैंकिंग का पर्सनल असिस्टेंट बना देता है। जिसके बाद रैन वहाँ से चुपचाप जाने लगती है, लेकिन डिंगसाओ उसे यहीं पर लंच छोड़कर जाने के लिए कहता है और कहता है कि आज फैमिली डिनर पार्टी है, इसलिए तैयार रहना। जिसके बाद वो वैंकिंग के लंच को असिस्टेंट को दे देता है और रैन के लंच को खुद खाने लगता है। असिस्टेंट भी सोच रहा होता है कि आखिर बॉस को कब रियलाइज़ होगा कि वो मिस रैन को प्यार करते हैं, क्योंकि वो जब भी मिस रैन की बातें करते हैं तो उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में वैंकिंग रैन से बोल रही होती है कि तुम ज़्यादा टाइम तक डिंगसाओ के साथ नहीं रह पाओगी, क्योंकि एक ना एक दिन डिंगसाओ मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें डिवोर्स दे देगा। अब डिवोर्स का नाम सुनकर तो रैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि डिंगसाओ को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। अब आज रात रैन को डिनर पार्टी में जाना था, इसलिए वैंकिंग उसे जानबूझकर वॉशरूम में लॉक कर देती है ताकि वो पार्टी अटेंड ना कर सके, क्योंकि अब वो कैसे भी करके रैन और डिंगसाओ को अलग करना चाह रही थी। इधर डिंगसाओ रैन को कॉल भी कर रहा होता है, लेकिन कॉल नहीं मिल रहा होता। डिंगसाओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि आज फैमिली पार्टी है और मैंने बता दिया था, उसके बावजूद भी रैन गायब है, इसीलिए अपने असिस्टेंट से रैन के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर वैंकिंग आती है और कहती है कि रैन ने कहा है कि उसे कुछ ऑफिस का काम है और कहती है कि तुम मुझे अपने साथ पार्टी में ले चलो। जो सुनकर डिंगसाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या रैन के लिए मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस का काम है, और फिर वो वैंकिंग को अपने साथ पार्टी में लेकर चला जाता है। इधर रैन के फ़ोन में बैटरी भी नहीं होती कि वो किसी को कॉल कर सके, और वो बहुत आवाज़ भी लगाती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं सुन रहा होता। रैन सोच रही होती है कि अब तो डिंगसाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा। इधर डिंगसाओ की मॉम जब वैंकिंग को पार्टी में देखती है तो उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वैंकिंग डिंगसाओ को छोड़कर अब्रॉड चली गई थी और उसकी वजह से डिंगसाओ बहुत टाइम तक डिप्रेशन में रहा। इसीलिए वो वैंकिंग से कहती है कि तुम मेरी बेटे की लाइफ से दूर रहो, और वो डिंगसाओ पर भी गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसी लड़की को अपने साथ पार्टी में क्यों लेकर आए हो। और फिर वो रैन के बारे में पूछती है कि रैन कहाँ है, तो डिंगसाओ बताता है कि वो ऑफिस के काम में बिजी है, जल्द ही आ जाएगी। वैसे तो डिंगसाओ की मॉम रैन को भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रैन ने ज़बरदस्ती डिंगसाओ से शादी की थी, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि रैन डिंगसाओ की सारी बातें मानती है और वैंकिंग से तो बेटर ही है। और वो डिंगसाओ से कहती है कि ये लड़की मुझे दोबारा तुम्हारी लाइफ में नहीं चाहिए। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस रैन को ऑफिस में ढूंढ लिया, लेकिन वो मिल नहीं रही है, इसलिए डिंगसाओ असिस्टेंट से रैन को पूरी कंपनी में ढूंढने के लिए कहता है। बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद फाइनली रैन उन्हें मिल जाती है, लेकिन उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन रैन कहती है कि तुम मुझे पार्टी में ले चलो। इधर डिंगसाओ की मॉम वैंकिंग को बाहर फेंक देती है, और जब डिंगसाओ उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो वो उस पर भी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम अपनी वाइफ पर ध्यान दो, जो कि पार्टी में पहुंच चुकी थी। अब मॉम रैन से कहने लगती है कि वैंकिंग को मेरे बेटे से दूर रखना,
रेन कहती कि हाँ मैं हमेशा डिंगसाओ के साथ ही रहूंगी और वैंकिंग को डिंगसाओ के क्लोज नहीं आने दूंगी। जिसके बाद रैन डिंगसाओ के साथ पार्टी में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी डिंगसाओ उसे अकेले छोड़कर अपने क्लाइंट से बातें करने लगता है। और यहाँ पर वैंकिंग बेशर्मों की तरह फिर आ जाती है और रैन पर गुस्सा करने लगती है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है और इसी चक्कर में रैन पानी में गिर जाती है। डिंगसाओ उसे देख लेता है और जल्दी से जाकर उसे बचाता है, लेकिन यहाँ पर रैन की सांसें नहीं चल रही होती तो वो उसे सीपीआर देने लगता है और अचानक से रैन होश में आती है। लेकिन वो ऑलरेडी बीमार थी, इसलिए दोबारा से बेहोश हो जाती है तो डिंगसाओ उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर बताता है कि रैन बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन अब वो ठीक है। यहाँ पर डिंगसाओ सोच रहा होता है कि क्या सच में रैन उससे प्यार करती है। थोड़ी देर बाद जब रैन को होश आता है तो वो डिंगसाओ को आयान कहकर बुलाती है। वो कहता है कि क्या कहा तुमने? तो वो कहने लगती है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। डिंगसाओ कहता है कि पागल हो क्या है, ऐसी कंडीशन में कौन आइसक्रीम खाता है, मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लेकर आता हूँ। और वो उसके लिए सूप लेने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो सूप लेकर वापस आता है तो देखता है कि रैन वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि रैन अकेले ही आइसक्रीम खाने चली गई होती है। डिंगसाओ जाकर उसकी आइसक्रीम को फेंक देता है और उसे डांटने लगता है। तो रैन याद करने लगती है कि आयन ने भी उसे आइसक्रीम खाने से डांटा था और जब वो नाराज़ हो गई होती है तो वो उसे मना रहा होता है और कहता है कि तुम जितनी चाहो उतनी आइसक्रीम खा सकती हो, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो कहती कि अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए आइसक्रीम लाना होगा। अब प्रेजेंट में भी वो डिंगसाओ से यही कहती है कि क्या तुम मुझे मनाओगे नहीं। तो डिंगसाओ उसे सॉरी कहने लगता है तो वो कहती कि अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए आइसक्रीम लाना होगा। तो डिंगसाओ उसके लिए आइसक्रीम लेने चले जाता है, लेकिन तभी उसे वैंकिंग की कॉल आ जाती है, जो कि बीमारी का बहाना बनाकर उसे बुलाती है। और डिंगसाओ बिना आइसक्रीम लिए रैन को बताकर वहाँ से चला भी जाता है। रैन सोचने लगती है कि देखो ना आयान, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है लेकिन तुमसे कितना अलग है। इधर वैंकिंग मजे से मोबाइल चला रही होती है। जैसे ही डिंगसाओ आता है वो फीवर प्रिटेंड करने लगती है, लेकिन डिंगसाओ जब उसे चेक करता है तो कहता है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी फीवर नहीं है। लेकिन वो तो उससे चेप होने लगती है। डिंगसाओ उसे रोकता है और कहता है कि अगर सच में तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम रेस्ट करो। वो कहने लगती है कि मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो कहता है कि मैं अभी ड्राइवर को बुलाता हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा, फिलहाल तुम रेस्ट करो। और वो बाहर के रूम में चले जाता है। वैंकिंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड पर भी गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, क्या तुम प्रिकॉशन यूज़ नहीं कर सकते थे। बॉयफ्रेंड उसे आइडिया देने लगता है कि तुम इस बच्चे को डिंगसाओ को बता दो। वो कहती है कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, ये मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे टच तक नहीं करने दे रहा, तो मैं कैसे उसका बच्चा बता दूँ। वो कहते हैं कि अगर वो तुम्हें टच नहीं करने दे रहा है तो तुम उसे ड्रग देकर फ्रेम कर सकती हो। क्या था, वो तुरंत ही सूप में कुछ मिलाकर डिंगसाओ के पास पहुंच जाती है और उसे देने लगती है। वो कहता है कि तुम रख दो, मैं बाद में पी लूँगा, तुम जाकर रेस्ट करो। लेकिन वो कहती है कि जब तक तुम पियोगे नहीं मैं जाऊँगी नहीं। तो वो पी लेता है। थोड़ी देर बाद ही उसे चक्कर आने लगते हैं और यहाँ पर वैंकिंग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डिंगसाओ उसे दूर हटाकर वहाँ से चला जाता है। वैंकिंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है। इधर डिंगसाओ काफ़ी हॉट फील कर रहा होता है, तभी यहाँ पर रैन आकर उसकी हेल्प करने लगती है। तो डिंगसाओ यहाँ पर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रैन उठती है तो उसे ऑफिस से इंपॉर्टेंट वर्क के लिए मैसेज आ जाता है, तो वो डिंगसाओ को प्यार से किस करके चली जाती है। उसे जाते हुए वैंकिंग भी देख लेती है और सोचने लगती है कि मेरे पास बस यही मौका है, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। और वो जाकर डिंगसाओ के पास लेट जाती है। जब डिंगसाओ उठता है तो वो वैंकिंग को अपने पास देखकर शॉक्ड हो जाता है। उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहने लगती है कि मैं ही तो थी तुम्हारे साथ, और इनोसेंट बनने लगती है कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुमने अभी तक अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरी केयर करते हो और करते रहोगे। लेकिन डिंगसाओ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट सीन कुछ वीक बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑफिस में वैंकिंग सभी को मिठाइयाँ बांट रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि वो डिंगसाओ के बच्चे से प्रेग्नेंट है। सभी बातें करने लगते हैं कि अब तो बॉस सेक्रेटरी रैन को डिवोर्स दे देंगे। तभी यहाँ पर रैन भी पहुँच जाती है, तो वो उसे भी बताने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो तो शॉक्ड ही हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तो वो बताती है कि मैं डिंगसाओ के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। तभी यहाँ पर डिंगसाओ भी पहुँच जाता है, तो वो उसे भी बताने लगती है कि उस नाइट की वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ और सभी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और कहने लगती है कि मैंने सुना है कि सेक्रेटरी रैन बहुत अच्छा सूप बनाती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो रोज़ मेरे लिए सूप बना कर लाए। जिस पर डिंगसाओ के कुछ कहने से पहले ही रैन ऐसा करने के लिए मान जाती है, जिस पर डिंगसाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें दूसरों को सर्व करने का इतना ही शौक है ना, तो इसके पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में लाना बनाकर सूप। और वो वैंकिंग को लेकर वहाँ से चले जाता है। बेचारी रैन का तो दिल ही टूट जाता है। जिसके बाद वैंकिंग के पास उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि काम हो गया है और डिंगसाओ मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा है, जल्दी ही वो रैन को डिवोर्स दे देगा। बॉयफ्रेंड कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी, जिस पर वैंकिंग उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी यहाँ पर रैन उसके लिए सूप लेकर पहुँच जाती है, उसे देने लगती है। तो वैंकिंग कहती है कि तुम मुझे अपने हाथों से सर्व करना। जब वो उसे सर्व करने लगती है तो वैंकिंग जानबूझकर उसके हाथों पर सूप गिरा देती है और थोड़ा खुद के ऊपर भी, और प्रिटेंड करने लगती है कि ये मेरे बेबी को मारना चाहती है, इसने मुझे चलाने की कोशिश की है। और यहाँ पर सभी लोग रैन को ही गलत ठहरा रहे होते हैं।
तभी यहाँ पर डिंगसाओ पहुंचकर मैटर को संभालता है और वो नोटिस कर लेता है कि रेन का हाथ चला हुआ है। तो नेक्स्ट सीन में वो अपने असिस्टेंट को रेन के लिए मेडिसिन पहुंचाने के लिए कहता है। जो बात पता नहीं ऑफिस की लड़कियों को कहाँ से पता चल जाती है और वो गॉसिप करने लगती है कि पता नहीं बॉस किसे प्यार करते हैं। मैंने सुना है कि सेक्रेटरी रैन के लिए बॉस ने कल मेडिसिन भिजवाई। उनकी ये बातें बैंकिंग भी सुन रही होती है और उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है। वो उन पर ही गुस्सा निकालने लगती है और सोचती है कि रिंगसाओ को तो मैं अपना बना कर रहूँगी। इसलिए वो नेक्स्ट सीन में रैन के लाए हुए सूप में खुद ही कुछ मिक्स करके पी लेती है। और जब यहाँ पर रैन आती है तो उससे कहने लगती है कि अब मैं रिंगसाओ के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ तो बेटर होगा कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। तुम्हें पैसे ही तो चाहिए ना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन रैन कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए। वैंकिंग उसका हाथ पकड़कर उससे बहस करने लगती है। रैन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है जिसमें वैंकिंग जानबूझकर गिर जाती है और सोचती है कि मेडिसिन काम कर रही है। यहाँ पर वो मिसकैरेज प्रिटेंड करती है कि रैन के धक्का देने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन एक्चुअल में उस मेडिसिन की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ होता है। तभी यहाँ पर साव पहुँचकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब यहाँ पर भी वो अपनी नौटंकी चालू कर देती है कि हमारा बेबी अब नहीं रहा, मुझे अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार था, ये सब कुछ उस रैन की वजह से हुआ है। अब तो मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना होगा वगैरह वगैरह। यहाँ पर डिंगसाओ उसे समझाता है, शांत रहने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर वैंकिंग के पेरेंट्स भी पहुँच जाते हैं जो कि सारा ब्लेम रैन पर डालने लगते हैं कि उसी की वजह से हमारी बच्ची का मिसकैरेज हुआ है। वैंकिंग भी उसी पर ब्लेम डालने लगती है और कहने लगती है कि उसे तो तुम्हें जेल भेजना होगा। डिंगसाओ कहता है कि इस मैटर को मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम रैन को देखते हैं जैसे कि कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। डिंगसाओ का असिस्टेंट उन लोगों को देख लेता है और वो लोग गाड़ी का पीछा करते हैं। एक्चुअल में उन गुंडों को वैंकिंग ने ही भेजा होता है। यहाँ पर वो रैन से ज़बरदस्ती डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैंकिंग मरने के लिए तैयार थी लेकिन साइन करने के लिए नहीं। तभी यहाँ पर डिंगसाओ पहुँच जाता है और उसे उन गुंडों से बचा लेता है। रैन उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। डिंगसाओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर उसकी केयर कर रहा होता है। असिस्टेंट उससे कहता है कि आप मान क्यों नहीं लेते कि आप भी अपनी वाइफ से प्यार करते हैं और आपकी वाइफ तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए आपको डिवोर्स नहीं देना चाहती हैं। डिंगसाओ फिर से सोचने लगता है कि क्या सच में रैन मुझसे प्यार करती है, क्योंकि रैन ने उससे धोखे से शादी की होती है तो उसे यही लगता है कि रैन को सिर्फ पैसों से मतलब है। जब रैन को होश आता है तो डिंगसाओ उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो या बैंकिंग से माफ़ी मांग लो। रैन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने उसके सूप में कुछ नहीं मिलाया था, मैंने उसके बच्चे को मारने की कोशिश नहीं की है। लेकिन डिंगसाओ कहता है कि तुम्हारे पास बस दो ही चॉइस हैं, मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं कहा है। अब जाहिर सी बात है कि उसे डिवोर्स तो देना नहीं था किसी भी हाल में, तो वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। तो डिंगसाओ उसे वैंकिंग के पास ले जाता है। यहाँ पर वैंकिंग फिर से अपनी नौटंकी करने लगती है। जब रैन उससे माफ़ी मांगती है तो वो कहने लगती है कि मेरे बच्चे को तो मैंने खो दिया है और अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, इससे मेरा बेबी वापस थोड़ी ना आ जाएगा। और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुम डिंगसाओ को डिवोर्स क्यों नहीं दे रही हो। लेकिन रैन डिंगसाओ से कहने लगती है कि अब मैंने इससे माफ़ी मांग ली है तो मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना पड़ेगा। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। तो डिंगसाओ उसे संभाल कर उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। वैंकिंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये रैन मुझे दोबारा नज़र नहीं आनी चाहिए। और इधर डिंगसाओ रैन को लेकर काफ़ी परेशान होता है और असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आपसे ही प्यार करते हैं, उनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, वो दूसरी लड़कियों को देखती तक नहीं है, उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो, पैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। डिंगसाओ भी सोचने लगता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ और अब से मैं भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, बस तुम उठ जाओ। नेक्स्ट सीन में जब रैन को होश आता है तो डिंगसाओ उसकी काफ़ी अच्छे से केयर करने लगता है। और कुछ दिनों बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है वहाँ पर भी वो उसकी अच्छे से केयर कर रहा होता है और उसका सामान और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो कार से वहाँ से निकलते हैं यहाँ पर बैंकिंग के बॉयफ्रेंड ने एक बंदे को उनके एक्सीडेंट के लिए भेजा होता है जो कि उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट कर देता है। यहाँ पर रैन जैसे तैसे बाहर निकलती है और डिंगसाओ को भी बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब गाड़ी में कभी भी आग लग सकती थी इसलिए डिंगसाओ उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन रैन कहती है कि मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। वो उसे टाइम पर बचा लेती है और उससे कहती है कि इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर डिंगसाओ सोचने लगता है कि क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम्हारे लिए अपनी लाइफ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो याद करने लगता है कि वो रैन को पहले कितने गंदे तरीके से ट्रीट करता था, फिर भी उसने उसकी जान बचाई। जब रैन को होश आता है तो वो घबरा कर उठती है। डिंगसाओ उसे संभालने लगता है। यहाँ पर सभी काफ़ी खुश होते हैं कि उसे होश आ गया है, लेकिन वो काफ़ी पैनिक होती है डिंगसाओ के फेस के मार्क को देखकर और कहने लगती है कि डिंगसाओ हर्ट नहीं हो सकता, स्पेशली इसका फेस। डिंगसाओ उसे समझाने लगता है कि मैं ठीक हूँ, तुम घबराओ नहीं, और उसे हक कर लेता है। तभी यहाँ पर वैंकिंग डिंगसाओ के लिए सूप लेकर पहुँच जाती है और उन दोनों को क्लोज देखकर उसके हाथ से सूप गिर जाता है और सूप काफ़ी हॉट होता है जिससे कि उसके पैर इंजर्ड हो जाते हैं। तो असिस्टेंट उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर वो रैन पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और कहती कि मुझे पता है कि तुम सब कुछ प्रिटेंड कर रही हो।
और उसे उस सूप को क्लीन करने के लिए कहती है। तो रेन उठकर जाने भी लगती है, लेकिन डिंग साओ उसे मना कर देता है और वो वैंकिंग को खींचकर बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और वैंकिंग को भी मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में डिंग साओ ऑफिस में होता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे घर जाने के लिए बोल रहा होता है कि अभी भी मैडम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, आपको घर जाकर उनका ख्याल रखना चाहिए। वो ऑफिस भी नहीं आई है, लेकिन तभी यहाँ पर रैन उसके लिए स्कार रिमूवल क्रीम लेकर पहुँच जाती है। तो डिंग साओ अपने असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहता है और वो रैन के साथ लवी डवी होने लगता है। रैन कहती है कि रोमांटिक बाद में हो लेना, पहले मुझे क्रीम लगाने दो। वो पूछता है कि तुम मेरे स्कार को लेकर इतनी कंसर्न क्यों हो रही हो। वो कहती है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो और तुम्हारे फेस पे ये स्कार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो पूछता है कि अगर ये स्कार मेरे फेस से कभी हटा ही नहीं तो वो कहती है तो फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगी। वो कहता है कि अच्छा। वो कहने लगती है कि मैं बस मजाक कर रही थी और कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ये स्कार हट जाए और उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट दिन में दोनों डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। डॉक्टर चेक करके बताता है कि ये चोट काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो पूरी तरह से इसका रिमूव होना तो पॉसिबल नहीं है। रैन पूछती है कि कोई तो रास्ता होगा इस स्कार को हटाने का। डॉक्टर बताता है कि सिर्फ सर्जरी ही एक रास्ता है, लेकिन उसमें हमें बॉडी के किसी और पार्ट से स्किन लेनी पड़ती है जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। तो रैन कहती है कि आप मेरी स्किन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिंग साओ मना कर देता है और डॉक्टर भी उसे समझाता है कि बस एक छोटा सा स्कार है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना पेन सहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन रैन डिंग साओ को सर्जरी के लिए मनाने लगती है, लेकिन डिंग साओ साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। रैन डॉक्टर से पूछने लगती है कि क्या कोई और ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर बताता है कि बस सर्जरी एक लास्ट रास्ता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट डिंग साओ से कह रहा होता है कि जब से आपके फेस पे ये स्कार हुआ है मैडम हमेशा ही बेड मोड में रहती है, मेरे ख्याल से आपको सर्जरी करवा लेना चाहिए। लेकिन डिंग साओ अभी भी मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में सभी ऑफिस में बातें कर रहे होते हैं कि स्कार होने के बाद तो हमारे बॉस और भी ज़्यादा हैंडसम लगने लग गए हैं। तभी यहाँ पर रैन आती है तो वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुमने बॉस का स्कार देखा, वो कितने हैंडसम लगने लगे हैं ना। रैन कहती है लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी यहाँ पर वैंकिंग पहुँच जाती है और रैन को एक थप्पड़ लगाती है और उसे भला बुरा सुनाने लगती है। इस बार तो रैन भी उसे नहीं छोड़ती और उसे 2 थप्पड़ लगाती है और तीसरा भी लगाने जा रही होती है। तभी यहाँ पर डिंग साओ पहुँच जाता है। वैंकिंग बनने लगती है, देखो ना इसने मुझे 2 थप्पड़ लगाए हैं, मुझे बहुत ही हर्ट हो रहा है। डिंग साओ रैन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी चलाओगी, और उसे वैंकिंग से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लेकिन रैन इस बार माफ़ी मांगने से साफ मना कर देती है। वैंकिंग कहने लगती है कि अगर डिंग साओ को खुश रखना है तो तुम्हें पता है ना कि तुम उसकी किसी भी बात को टाल नहीं सकती हो। रैन कहती है लेकिन इस बार मैं उसकी बात को टाल रही हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली, और वहाँ से चली जाती है। डिंग साओ कहता है कि तुम इस तरह से नहीं जा सकती, वापस आओ, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं सुनती। सारा तमाशा खत्म होने के बाद एम्प्लॉयज़ बातें करने लगती है कि अब आगे क्या होने वाला है। मैं तो जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और कहती है कि रैन ने वैंकिंग को 2 थप्पड़ लगाए, लेकिन बॉस ने उसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि बॉस रैन को ही पसंद करते हैं। ये सब कुछ वैंकिंग भी सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस के बाहर डिंग साओ और असिस्टेंट रैन का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आती है। तो असिस्टेंट उसे कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता। तो डिंग साओ उसे जाकर देखने के लिए कहता है। जब असिस्टेंट देखकर आता है तो बताता है कि रैन तो कंपनी में है ही नहीं, वो कब से निकल चुकी है। तो डिंग साओ घर जाता है। घर जाकर देखता है कि रैन तो सो चुकी है। वो याद करने लगता है कि रैन आज तक कभी भी उसके आने से पहले कभी नहीं सोई। वो हमेशा ही उसका कोट टाई वगैरह उतारने में हेल्प करती थी। तो वो समझ जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो उसके पास जाकर उसे मनाने लगता है, उसे सॉरी कहने लगता है, लेकिन रैन तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती है। वो उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है, लेकिन रैन को तो उसका वो स्कार वाला फेस पसंद ही नहीं आ रहा होता। अब क्योंकि वो अयान की तरह नहीं दिख रहा होता तो वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती। लेकिन बेचारे डिंग साओ को तो लग रहा होता है कि उसे उसके फेस की काफ़ी ज़्यादा केयर है और उससे पूछने लगता है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे फेस की केयर है और मैं चाहती हूँ कि तुम सर्जरी करवा लो। वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में डिंग साओ ऑफिस में होता है। यहाँ पर असिस्टेंट उससे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए लाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। एक्चुअल में वो बाहर रैन को देखने आया होता है, लेकिन रैन वहाँ पर नहीं होती। तो वह एक एम्प्लॉय से पूछने लगता है। वो बताता है कि सेक्रेटरी रैन बिजनेस ट्रिप पर गई है। तो वो अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। डिंग साओ पूछता है कि वो कितने दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई है। तो असिस्टेंट बताता है कि 1 हफ्ते के लिए। नेक्स्ट दिन 1 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर डिंग साओ असिस्टेंट से कहता है कि आज 8वां दिन है, फिर भी तुम रैन का काम क्यों कर रहे हो, वो कहाँ पर है। असिस्टेंट बताता है कि मैडम ने कहा था कि बिजनेस ट्रिप खत्म होने के बाद वो 1 महीने का ऑफ लेगी अपने कुछ पर्सनल मैटर की वजह से। डिंग साओ कहता है लेकिन मैंने तो लीव के लिए एग्री किया ही नहीं। असिस्टेंट कहता है कि मैडम ने कहा है कि अगर आप एग्री नहीं करोगे तो वो रिज़ाइन कर देगी। डिंग साओ सोचता है कि ये लड़की पागल हो गई है। वो उसे कॉल करता है, लेकिन कॉल भी नहीं लग रहा होता। अब डिंग साओ को तो काम में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा होता। वो एक दूसरे नंबर पर ट्राई करता है।
और रैन से कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। रैन कहती है कि मेरे बारे में तो सोचना भी मत, मैं तो 1 महीने की लीव पर हूँ और तब तक तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाली। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। डिंगसा समझ आता है कि जब तक वो सर्जरी नहीं करवाता रैन उससे अच्छे से बिहेव नहीं करने वाली, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहता है। असिस्टेंट भी खुश हो जाता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि उसका बॉस सर्जरी करवा लें और उसकी मैडम को खुश करते हैं। असिस्टेंट के जाने के बाद डिंगसा सोचता है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर अभी भी उसे समझा रहा होता है कि तुम्हारा स्कार इतना बड़ा नहीं है जो तुम्हें सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि सर्जरी काफ़ी पेनफुल होगी और तुम्हें रिकवरी में भी थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन डिंगसाओ ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए सर्जरी करवाएगा, इसलिए वो एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। नेक्स्ट सीन में उसे सर्जरी के लिए ले जाते हैं। इधर रैन रिसेप्शन पर पहुंचकर आयान की फ़ोटो दिखाते हुए डिंगसाओ के बारे में पूछने लगती है। कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, लेकिन उसके फेस पर एक स्कार है। नर्सेस बताती है कि हमने स्कार वाले पर्सन को तो नहीं देखा, लेकिन सेम ऐसे ही पर्सन को देखा है जो कि कार एक्सीडेंट में डिसेबल हो गया है। उसे आप हॉस्पिटल के पीछे वाले ग्राउंड में जाकर मिल सकती है। तो रैन वहाँ पर जाकर देखती है और यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। एक्चुअल में जो रैन का पहला प्यार अयान होता है वो जिंदा होता है। अयान भी रैन को देखकर पहचान लेता है और रैन अयान को देखकर अपने पास की मेमोरीज याद करने लगती है और उसे जाकर कहने लगती है कि अयान ये तुम ही हो, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगा था कि इस लाइफ में अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। अयान उसे बताता है कि अब मैं अपने पैरों पर कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, अब मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ, इसलिए तुम्हारी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता था। वो कहती है लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगी। लेकिन अयान मना कर रहा होता है कि 2 लोग साथ में प्यार की वजह से रहते हैं, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। मैं तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनना चाहता। रैन कहती है कि पागलों जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली है बोलकर उसे हक कर लेती है। तभी यहाँ पर डिंगसा और उसका असिस्टेंट पहुँच जाता है। जब डिंगसा रैन को किसी और बंदे के साथ देखता है तो उसे हिट करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में रैन आ जाती है। डिंगसा कहता है कि तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो, लेकिन जब वो लोग उसका फेस देखते हैं तो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये तो बिल्कुल आपकी तरह दिख रहा है। अब डिंगसा को अयान को देखकर सब कुछ समझ में आ जाता है कि रैन ने उससे शादी क्यों की थी और वो हमेशा उसके फेस को क्यों देखा करती थी, उसे हैंडसम क्यों कहा करती थी और उसके फेस पर स्कार होने से उसे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा था। वो रैन पर गुस्सा करने लगता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ प्ले कर रही थी, मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें मेरे फेस की इतनी केयर क्यों थी, क्योंकि तुम्हारे लिए बस मैं इसका स्टैंड इन था और मैं पागल था जो मैंने तुम्हारे लिए स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी करवाई। इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहती है कि आयन को हाथ भी मत लगाना। आयन नाम सुनकर उसे याद आता है कि वो उसे आयन कहकर क्यों बुलाती थी और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है और उसे रूम में ले जाकर कहता है कि इसे मेरी परमिशन के बिना बाहर मत निकलने देना। यहाँ पर आयन उससे कहती है कि तुम आयन के साथ कुछ भी मत करना। वो कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन वो आयन के लिए बेग करने लगती है। तो वो कहता है कि तुम उस इंसान के लिए बेग कर रही हो, मेरी तो तुमने कभी इतनी परवाह नहीं की। लेकिन अभी भी वो आयन की फिक्र कर रही होती है, जो देखकर डिंगसाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इस बार तो असिस्टेंट को भी काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि बेचारा 3 साल से इस गलतफहमी में था कि रैन उसके बॉस को प्यार करती है। जिसके बाद मैट्स आपस में बातें कर रही होती है कि मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उन्होंने अपनी वाइफ को लॉक कर दिया है। मैंने तो सुना है कि उन्होंने अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखा है। उनकी ये बातें बैंकिंग भी सुन लेती है और सोचती है कि क्यों ना रैन मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। और वो रैन के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि इतने कैपेबल सेक्रेटरी रैन आज इस कंडीशन में है, मुझे देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तुम्हें बस इन डिवोर्स पेपर पर साइन करना है, जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। अब रैन को तो आयन मिल चुका था, तो इस बार वो तुरंत ही डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हो जाती है और साइन करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर डिंगसाओ पहुँच जाता है और उन डिवोर्स पेपर्स को फाड़ देता है और असिस्टेंट को बैंकिंग को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और वो रैन पर गुस्सा करने लगता है। तो रैन कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मैं 3 सालों से तुम्हारे साथ हूँ और इन 3 सालों में मैंने तुम्हारी हर एक बात मानी है। तो वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि 3 सालों में तुमने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन ये नहीं पता था कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा फेस उसकी तरह है। तो रैन उसे बाइट कर लेती है कि उसे हाथ भी मत लगाना। तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम उसके लिए मुझे रेसिस्ट कर रही हो। वो कहती है कि हाँ, तुम मेरे लिए सिर्फ उसके सब्स्टिट्यूट थे, वरना मैं तुम्हारे साथ 3 सालों तक क्यों रहती, तुम्हारी हर बात क्यों मानती और तुम्हारा टॉर्चर क्यों सहती। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन वो कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए और उसे दूर हटाकर वहाँ से चली जाती है। डिंगसाओ का तो दिल ही टूट जाता है। असिस्टेंट आकर कहता है कि मैडम जा रही है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उनका पीछा करूँ? लेकिन डिंगसाओ कहता है कि वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो। नेक्स्ट सीन में रैन कंपनी से अपना सारा सामान पैक करती है और डिंगसाओ के पहनाई हुई रिंग को भी डस्टबिन में फेंक देती है। जिसके बाद वो जाकर असिस्टेंट को अपना रिज़ाइन लेटर और डिवोर्स पेपर देने लगती है, लेकिन असिस्टेंट लेने से मना कर रहा होता है कि मैं ये बॉस को नहीं दे सकता। तभी यहाँ पर बैंकिंग आ जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए हैं जो तुम डिज़ाइन करना चाह रही हो।
वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो बताती है कि तुम डिंगसाओ की सेक्रेटरी थी, तुम्हें उसका पर्सनल शेड्यूल पता था और साथ ही कंपनी के सारे सीक्रेट्स भी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी कैजुअली जॉब छोड़ सकती हो? भूल गई तुमने एग्रीमेंट साइन किया था, अगर तुम ये जॉब छोड़ती हो तो तुम्हें 30 मिलियन पे करने होंगे। रेन कहती है कि मुझे तो नहीं याद कि मैंने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन किया है। तभी यहाँ पर डिंगसाओ आ जाता है और उसे एग्रीमेंट के बारे में याद दिलाता है, जिसके हिसाब से वो अगर डिंगसाओ की कंपनी को छोड़ती तो उसे 30 मिलियन पे करना होगा। यहाँ पर डिंगसाओ ने उसे अच्छे से एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए कहा था कि बाद में रिग्रेट मत करना। जिस पर रैन कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे जो कंडीशन हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो बिना पढ़े ही साइन कर देती है। तो यहाँ पर डिंगसाओ उससे कहता है कि अगर तुम जॉब छोड़ती हो तो 30 मिलियन कहाँ से पे करोगी? तुम्हारे उस लंगड़े अयान के पास तो इतने पैसे होंगे नहीं, और फ्यूचर में भी वो तुम्हारे खर्चे नहीं उठा पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करोगे। और उसे उसका रिज़ाइन लेटर वापस कर देता है। अब बेचारी रैन के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता और वो कुछ भी नहीं कह पाती। यहाँ पर वैंकिंग डिंगसाओ से कहने लगती है कि अब तुम रैन को पसंद नहीं करते तो क्यों ना इसे तुम मेरी असिस्टेंट बना दो। डिंगसाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम इससे जैसे चाहो वैसे काम ले सकती हो। नेक्स्ट सीन में रैन के पास वैंकिंग आती है और कहने लगती है कि आज तुम्हें मेरे साथ एक क्लब में एक क्लाइंट मिस्टर वू से मिलने के लिए चलना है, तो अच्छे से ड्रेसअप होकर आना। जो सुनकर एम्प्लॉयज़ बातें करने लगती है कि मिस्टर वू तो वही 60 साल का बुढ़ा है ना जो फीमेल एम्प्लॉयज़ को हैरेस करता है। नेक्स्ट सीन में दोनों मिस्टर वू से मिलने के लिए पहुंचती है। यहाँ पर वैंकिंग मिस्टर वू रैन को इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर वू रैन से कहने लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हम कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर साइन करेंगे, लेकिन उससे पहले ड्रिंक करने के लिए कहता है। यहाँ पर वैंकिंग रैन को फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। रैन उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन मिस्टर वू उसका हाथ पकड़ लेता है। तो रैन उसे एक चाटा लगा देती है। तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे चाटा मारने की, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो रैन उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर आयान पहुँच जाता है और तभी यहाँ पर डिंगसाओ भी पहुँच जाता है और मिस्टर वो भी रैन का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर रैन डिंगसाओ के पास नहीं बल्कि आयान के पास जाती है। डिंगसाओ मिस्टर वो को एक थप्पड़ लगाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। असिस्टेंट उसकी पिटाई करते हुए कहता है कि तुम ध्यान से देख लो कि ये कौन है। जब मिस्टर वो डिंगसाओ को देखता है तो तुरंत ही उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन डिंगसाओ अपने गार्ड से उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। उसके बाद डिंगसाओ रैन से कहने लगता है कि तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा। रैन कहती है कि अगर तुम यहाँ पर वैंकिंग को देखने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि वो सेफली घर पहुँच चुकी है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि मैं उसके बारे में नहीं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो कहती कि अब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ तो मुझे तुम्हें सब कुछ रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है लेकिन तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है कि मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दी है, तुम भी जल्दी से साइन कर दो और सिविल ब्यूरो चलो डिवोर्स अप्लाई करने के लिए। डिंगसाओ कहता है कि शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी लेकिन डिवोर्स मेरी मर्जी से होगा। ये बोलकर वो चला जाता है। रैन को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में एम्प्लॉयज़ रैन और मिस्टर वू के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और वैंकिंग रैन को बुली करने के लिए मिरर पर उसके बारे में उल्टा सीधा लिख देती है और उसके ऊपर पानी भी गिरवा देती है। रैन को भी काफ़ी गुस्सा आता है। वो पानी भर कर ले जाती है और वैंकिंग के ऊपर फेंकती है और उसकी अच्छे से धुलाई भी करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी इन डर्टी ट्रिक्स को मैं सहने नहीं वाली हूँ। वैंकिंग कहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन रैन उसे फिर पीटती है और कहती है कि अगर ये सब कुछ तुम डिंगसाओ की वजह से कर रही हो तो मैं तुम्हें क्लियर बता दूँ कि अब वो मुझे नहीं चाहिए और उसके लिए अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगी। ये बातें डिंगसाओ भी सुन लेता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। इधर वैंकिंग से सब पूछने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो उन सब पर ही गुस्सा करने लगती है। नेक्स्ट सीन में रैन जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो स्नोफॉल हो रहा होता है। यहाँ पर डिंगसाओ उसके लिए छाता लेकर आता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर आयान भी छाता लेकर उसे पिक करने के लिए पहुँच जाता है। तो वो खुश होकर तुरंत ही आयान के पास पहुँच जाती है और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। घर आकर रैन आयान से कहती है कि इतने सालों से जब तुम मेरे साथ नहीं थे तो मैंने खुद को इस तरह बना लिया, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता और गलती मेरी भी है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तो तुम इस सब के बारे में इतना मत सोचो, तुम जाकर बात ले लो। तो वो सावल लेने चली जाती है। तभी रैन के मोबाइल पर डिंगसाओ की कॉल आती है जो कि आयन अटेंड कर लेता है और कहता है कि वो भी सावल लेने गई है, बात नहीं कर सकती। डिंगसाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में डिंगसाओ आयन को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने अपने आप को देखा है कि तुम्हारी आज हालत क्या है, क्या तुम रैन को डिजर्व करते हो? आयन कहता है तो क्या तुम डिजर्व करते हो? तुमने कभी रैन को जानने की भी कोशिश की है और मुझे अच्छे से पता है कि इन 3 सालों में तुमने रैन को किस तरह से ट्रीट किया है। मैं तुम्हें रैन को कभी भी वापस नहीं देने वाला, और वैसे भी तुम्हें रैन ने 3 साल तक चांस दिया, वो तुम थे जो उसे अपना नहीं बना पाए। इतना कुछ सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है। डिंगसाओ भी सोचता है कि बात तो सही है, इसलिए वो रैन को चेस करने की सोचता है, इसलिए वो रैन को कॉल करता है। रैन पूछती है कि क्या हुआ है। वो पूछता है कि क्या कर रही हो, तुम सोई नहीं अभी तक? वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है। यहाँ पर डिंगसाओ उसे पुरानी बातों को भुलाकर वापस से अपने पास आने के लिए कहता है। वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी भी मुझे लाइक किया है। रैन कहती कि मुझे अच्छे से पता है कि ये तुम्हारे लिए कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि मैंने तो हमेशा ही तुम्हें अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी। वो कहता है क्या हो अगर अब मेरे लिए ये सब इम्पोर्टेंट हो। तो वो कहती है कि अब कोई मतलब नहीं है।
नेक्स्ट सीन में रेन जब ऑफिस पहुंचती है तो यहाँ पर उसे एक बुके मिलता है जो कि आयान ने भिजवाया था। साथ ही उसके लिए यहाँ पर एक और बुके होता है जो कि डिंगसाओ ने भिजवाया था, और साथ ही एक नोट भी भिजवाया था जिस पर लिखा होता है कि योर लाइक इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। यहाँ पर एक कलीग उसके हाथ से वो नोट ले लेता है और पढ़ने लगता है, और सभी जानना चाह रहे होते हैं कि आखिर ये बुके किसने भिजवाया है। रैन कहती है कि ये मिस्टर डिंगसाओ ने भिजवाया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा होता। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और वो लोग असिस्टेंट से पूछने लगते हैं। नोट देखकर असिस्टेंट बताता है कि हाँ, ये मिस्टर डिंगसाओ की ही राइटिंग है। तभी यहाँ पर वैंकिंग पहुँच जाती है और फ्लावर्स लेते हुए कहती है कि इस नोट पर किसी का भी नाम नहीं लिखा है। ऑब्वियसली डिंगसाओ ने ये मेरे लिए भिजवाए हैं, और रैन को बहुत कुछ सुनाने लगती है। रैन उस नोट को डस्टबिन में डाल देती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो तुम इसे ट्रेस से खुद उठा सकती हो, और ये फ्लावर्स भी लेकर जा सकती हो, मुझे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी यहाँ पर डिंगसाओ पहुँचकर वैंकिंग के हाथ से फ्लावर लेकर रैन को दे देता है और कहने लगता है कि जो मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया है वो तुम्हारा है, और अगर तुम्हें नहीं पसंद तो इसके साथ खुद ही डील करो, मेरी चीज़ दूसरों को देने की ज़रूरत नहीं है। और वो आयान के फ्लावर्स को असिस्टेंट को देकर फेंकने के लिए बोल देता है। रैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम चाहते क्या हो। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी पसंद मेरे लिए मैटर करती है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। रैन कहती कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम जल्दी से जाकर डिवोर्स एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दो, लेकिन डिंगसाओ मना कर देता है। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं कि हमारे बॉस तो प्यार के लिए रैन के सामने बेग कर रहे हैं, और हम तो समझते थे कि हमारे बॉस वैंकिंग को प्यार करते हैं, लेकिन हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बॉस तो रैन को पसंद करते हैं। ये सब सुनकर वैंकिंग का तो खून खोल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में डिंगसाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि रैन को बोलो मेरे साथ आकर लंच करें। असिस्टेंट रैन से पूछने के लिए जाता है, लेकिन वो मना कर देती है। जब वो डिंगसाओ को बताता है कि उन्होंने मना कर दिया है तो वो खुद ही जाकर उसे लंच देता है, लेकिन रैन कहती है कि मुझे भूख नहीं है। वो कहता है जब तुम्हें भूख लगे खा लेना, और इसमें से तुम्हें कुछ पसंद ना हो तो मुझे बता देना। ये बोलकर वो चला जाता है। पास की एम्प्लॉय उससे पूछने लगती है कि बॉस ने तुम्हें क्या दिया है, तो वो कहती है कि लो तुम ही खा लो। नेक्स्ट सीन में डिंगसाओ और असिस्टेंट ऑफिस के बाहर रैन के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन रैन तो अपनी फटफटिया से वहाँ से निकल जाती है। डिंगसाओ को काफ़ी गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में डिंगसाओ उससे कहता है कि अगर तुमने इनफ ट्रबल क्रिएट कर लिए हो तो प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती है अच्छा, मैं तुम्हारे और वैंकिंग के साथ आकर रहूँ, तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊँ। वो कहता है कि मुझे वैंकिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस डिवोर्स चाहिए, उसके बाद तुम जिससे मर्जी शादी करो। डिंगसाओ कहता है कि तुम मेरे पेशेंस की इंतहा मत लो। वो कहती है कि मैं भी खुद के लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट नहीं करना चाहती, बस डिवोर्स चाहती हूँ। जिस पर डिंगसाओ गुस्से से उसे किस करने लगता है तो वो उसे बाइट कर लेती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो दोबारा उसे किस करने लगता है। ये सब कुछ वैंकिंग भी देख लेती है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तभी उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जो उससे कहता है कि तुम मुझे काफ़ी टाइम से लुमा रही हो। मैंने डिंगसाओ के डिवोर्स की कोई भी न्यूज़ नहीं सुनी है। इवन मैंने ये सुना है कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहता है। मैं बस तुम्हें अब एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक सीन में वैंकिंग रैन को हर जगह फॉलो कर रही होती है। रैन उससे कहती है कि तुम मुझे फॉलो करना बंद करोगी। वैंकिंग कहती कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हें डिंगसाओ से डिवोर्स मिल सकता है, और जब तुम डिंगसाओ को डिवोर्स दोगी तो इससे मुझे फ़ायदा ही होगा, तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। रैन कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी में, बिहेवियर में, नेचर में ऐसा कुछ भी है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। बेटर होगा कि मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाली। ये बोलकर जाने लगती है। वैंकिंग कहती है तो फिर जाओ मरो, और उसे धक्का दे देती है। इधर असिस्टेंट और डिंगसाओ जा रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, और वो लोग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक वैंकिंग वहाँ से भाग जाती है। जब डिंगसाओ रैन को इस कंडीशन में देखता है तो काफ़ी घबरा जाता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर से कहता है कि रैन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, हम लोग अभी कुछ भी नहीं कह सकते, आप लोग बाहर वेट कीजिए। यहाँ पर डिंगसाओ रैन के साथ बिताए हुए मोमेंट याद करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। वो लोग काफ़ी टाइम तक वेट करते रहते हैं, लेकिन अभी तक भी डॉक्टर कोई जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट उसे समझा रहा होता है कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डिंगसाओ उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें कहा था इस बारे में पता करने के लिए, तो तुमने कुछ पता किया। असिस्टेंट बताता है कि वहाँ के सीसीटीवी के सारे रिकॉर्ड किसी ने डिलीट कर दिए हैं, इसलिए कुछ भी पता नहीं चल पाया है। डिंगसाओ कहता है कि कुछ भी करो, लेकिन इस बारे में पता लगाओ। तभी यहाँ पर नर्स आती है और बताती है कि पेशेंट की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसलिए उसे सर्जिकल रिस्क कॉन्सेंट फॉर्म पर साइन करने के लिए कहती है। डिंगसाओ उसे पूछने लगता है कि सर्जरी में क्या रिस्क है, तो वो उसे बताती है कि उनके जो हेड की इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, वो अभी खतरे से बाहर नहीं है। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारा बेस्ट देंगे, लेकिन हम कोई भी गारंटी नहीं दे सकते कि वो बच जाएंगी। और उसे सिग्नेचर करने के लिए पेन देती है, लेकिन यहाँ पर डिंगसाओ सिग्नेचर नहीं कर पा रहा होता, उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होते हैं। देखकर नर्स कहने लगती है कि आप उनके फैमिली मेम्बर हो भी या नहीं, या फिर उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। तभी यहाँ पर आयान आ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम साइन नहीं कर पा रहे हो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन डिंगसाओ कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। आयान कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो प्यार तो मुझसे करती है।
और तुम एक सिग्नेचर तो कर नहीं पा रहे हो, लाओ मुझे दे दो। नर्स गुस्सा करने लगती है कि कोई भी सिग्नेचर करो, जल्दी करो। तो डिंगसा उसे साइन करके दे देता है और रैन को किसी भी हाल में बचाने के लिए कहता है। नर्स के जाने के बाद यहाँ पर अयान डिंगसा उसे कहने लगता है कि क्या तुमने रैन को कभी भी जानने की कोशिश की है? क्या तुम उसे सच में प्यार करते हो? और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो उसे क्यों खुद से बांध कर रखा हुआ है? डिंगसा कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अयान कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें क्यों नहीं पता कि उसकी फैमिली है भी या नहीं? डिंगसा कहता है कि उसकी फैमिली है। अयान कहता है तुम उसकी फैमिली से कभी नहीं मिले ना, क्योंकि उसकी फैमिली मैं हूँ। हम दोनों ही ऑर्फनेज में साथ में पले बड़े हैं। मेरे जाने के बाद उसकी शादी तुमसे हो गई और तुम उसकी फैमिली बन गए, लेकिन क्या तुमने कभी भी उसकी केयर की है? ना कभी तुमने उसके बारे में जानने की कोशिश की, ना कभी उसकी फैमिली के बारे में। हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते आ रहे हैं, लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं उसे ये सोचकर छोड़कर चले गया कि मेरी इस कंडीशन के साथ वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी, और मैं चाहता था कि वो हमेशा खुश रहें। मैं उसकी लाइफ का बर्डन नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ना ही मैं उसे छोड़कर जाता और ना ही वो तुम्हारे जैसे इंसान से मिलती जिसने उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम रैन को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। डिंगसाओ कहता है कि यह हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है, इसलिए तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है, जिसके बाद बहुत देर तक फिर से ये लोग वेट करते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट डिंगसाओ को जाकर थोड़ा खाना वाना खाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है और बताता है कि पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है कि अगर उन्हें 24 घंटे में होश आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो हमेशा के लिए कोमा में जा सकती है। जिसके बाद दोनों ही रैन के पास जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट उनके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन डिंगसाओ खाने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर रैन मूव करने लगती है तो वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। अयान कहता है कि प्लीज़ तुम उठ जाओ, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। डॉक्टर्स आकर उसे जल्दी से ले जाने लगते हैं। यहाँ पर डिंगसाओ उससे कहता है कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो ना, प्लीज़ तुम उठ जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। जो सुनकर वो होश में आ जाती है। सभी काफ़ी खुश होते हैं और डिंगसाओ उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में नर्स उसका ख्याल रख रही होती है। जब नर्स उसे उठाने लगती है तो दोनों ही हेल्प करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों ही उसे सूप पिलाने लगते हैं। तो नर्स कहने लगती है कि तुम दोनों दिन भर से मिस रैन के रूम में हो, तुम लोग भी जाकर कुछ खा लो और रेस्ट कर लो, मैं मिस रैन को खिला देती हूँ। तो डिंगसाओ उठकर जाने लगता है, लेकिन रैन उसे रोक लेती है, जो देखकर अयान कहता है कि मैं जाता हूँ। उन लोगों के जाने के बाद डिंगसाओ उसे सूप पिलाने लगता है, लेकिन यहाँ पर रैन ने एक्चुअल में उसे अपने फ़ायदे के लिए रोका होता है। वो उससे कहने लगती है कि तुमने कहा था कि हम डिवोर्स ले लेंगे जब मैं उठ जाऊँगी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना। डिंगसाओ का मन तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन रैन की खुशी के लिए वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा जैसे ही तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद जितने दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहती हैं, यहाँ पर डिंगसाओ ही उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता है। उसके ठीक होने के बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो यहाँ पर डिंगसाओ आकर उसे सिविल ब्यूरो चलने के लिए कहता है। तो वो काफ़ी खुश होकर जाने लगती है और बेचारा डिंगसाओ उदास होकर। जिसके बाद फाइनली दोनों का डिवोर्स हो जाता है। यहाँ पर डिंगसाओ उससे कहता है कि तुम कहाँ रहने वाली हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है और बेचारा डिंगसाओ काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। नेक्स्ट डे कंपनी में फिर इस बारे में गॉसिप चालू हो जाता है। बॉस ने रैन को डिवोर्स दे दिया है और बैंकिंग तो कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को लगता है कि अब डिंगसाओ बैंकिंग से शादी करेगा तो सभी उसकी चापलूसी करने लगते हैं। जिसके बाद बैंकिंग डिंगसाओ से मिलने के लिए जाती है, लेकिन असिस्टेंट उसे नहीं जाने दे रहा होता, लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर चली जाती है और जाकर डिंगसाओ से कहने लगती है कि फाइनली तुमने रैन को डिवोर्स दे दिया, अब हम लोग ओपनली साथ रह सकते हैं। तुम लोग कब शादी करने वाले हैं? वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वो उसे काफ़ी मनाने लगती है। जब वो नहीं मानता तो वो कहने लगती है जरूर तुमसे रैन ने कहा है कि मैंने उसे पुश किया था। वो कहता है कि रैन ने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? वो उस पर डाउट करने लगता है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं, और वहाँ से भाग जाती है। डिंगसाओ अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसे बैंकिंग पर नज़र रखने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में रैन जब जारी होती है तो बैंकिंग जानबूझकर उसे चाटा लगाती है और कहती है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तो रैन उसे 2 चाटे लगाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डिंगसाओ नहीं चाहिए और अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करने वाली। अगर तुम मुझे एक चाटा लगाओगी तो तुम्हें डबल पे करना पड़ेगा। और वो जाने लगती है। तो यहाँ पर बैंकिंग सीन क्रिएट करती है और सभी लेडीज़ को बुलाने लगती है कि इस मिस्ट्रेस ने मुझे मारा है, इसने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया है, उसके पैसों को यूज़ करती है और उल्टा मुझे ही मार रही है। तो वो लेडीज़ रैन को रोक लेती है और उससे कहने लगती है कि तुम किसी के हस्बैंड को कैसे चुरा सकती हो, और उसे बैंकिंग से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। तभी रैन डिंगसाओ को आते हुए देख लेती है और कहने लगती है कि जब डिंगसाओ को तुम्हारा रियल फेस पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। बैंकिंग कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलने वाला।
तभी यहाँ पर डिंगसाओ आ जाता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डिंगसाओ उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम्हारा ये फेस कैसे देख पाता। वैंकिंग कहती है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले इसने मुझे मारा था, तुम मेरा फेस भी देख सकते हो। लेकिन डिंगसाओ उससे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि आगे से रैन के आसपास भी मत भटकना। लेकिन अभी भी वैंकिंग उस पर गुस्सा करने के लिए जाती है तो डिंगसाओ उसे रोकता है। रैन डिंगसाओ से कहने लगती है कि अगर तुम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो तुम दोनों आपस में सॉल्व कर लो। लेकिन वैंकिंग, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने अपने लॉयर से इन्वेस्टिगेट और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बोल दिया है। जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूँगी। ये बोलकर वो चली जाती है। डिंगसाओ वैंकिंग से पूछने लगता है कि वो किस बारे में बात कर रही थी। वैंकिंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या बकवास कर रही थी। यहाँ पर डिंगसाओ अपने असिस्टेंट को सीसीटीवी कैमरास चेक करने के लिए कहता है और कहता है कि साथ ही ये भी पता लगाओ इन दोनों के बीच में क्या मैटर हुआ है। जिसके बाद रैन जब घर पहुँचती है तो यहाँ पर आयान उसके फेस को देखकर केयर करने लगता है कि तुम्हें किसने हिट किया है। वो कहती कि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, ये सब इस वैंकिंग का काम है। तुमने लॉयर से बात कर ली है ना, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आयन पूछता है कि क्या तुम सच में उसे जेल पहुंचाना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ। आयन पूछता है कि तुम इस बारे में डिंगसाओ को क्यों नहीं बता रही हो। तो वो कहती है कि उसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी मुझ में और वैंकिंग में उसने हमेशा वैंकिंग की बातों पर ही भरोसा किया है। आयन उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और कल भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा। नेक्स्ट सीन में वैंकिंग के पास उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जो उसे कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हें सिर्फ आज रात तक का टाइम दे रहा हूँ वरना तुम गई काम से। वैंकिंग उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में कलीग्स फिर से गॉसिप कर रहे होते हैं। वैंकिंग अगर पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते तो वो कहने लगती है कि तुम लोग मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। तो वो लोग हंसने लगते हैं। तो वो कहने लगती है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो, मुझे आंसर दो वरना अभी के अभी तुम्हें फायर कर दूंगी। वो कहते हैं कि ये कंपनी मिस्टर डिंगसाओ की है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है हमें फायर करने का। वो कहती है कि बस मेरे बोलने की देरी है, मिस्टर डिंगसाओ तुम्हें तुरंत फायर कर देंगे। वो कहते हैं कि जो डिस्कस्टिंग चीज़ें तुमने की है ना वो अगर मिस्टर डिंगसाओ देखेंगे तो सबसे पहले तो तुम्हें ही फायर करेंगे। वो कहती है कि बकवास कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि तुम खुद ही जाकर देख लो जो तुम्हारी फ़ोटोज़ अदर मैन के साथ है। जाकर देखती है कि यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी फ़ोटोज़ कंपनी में लगा दी होती है। वो रोते हुए निकालने लगती है तो एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि इन्हें तुम यहाँ से तो निकाल सकती हो लेकिन हमारे माइंड से नहीं, और हम पर धोत जमाने से पहले तुम ये सोच लो कि तुम मिस्टर डिंगसाओ को कैसे फेस करोगी। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसी हो, हमारे सामने तो बड़ी इनोसेंट बनती फिरती थी। अब वैंकिंग के पास तो उन्हें कहने के लिए कुछ नहीं होता। वो रोते हुए बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है। आयान का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। यहाँ पर रैन उससे कह रही होती है कि हमें आज दोपहर में भी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना है और मेरे ख्याल से अब तुम्हें खड़े होने की कोशिश करना चाहिए। वो कहता है कि हाँ और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक तुम नहीं कहोगे मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। रैन उसके साथ काफ़ी खुश होती है लेकिन ये सब कुछ देखकर वैंकिंग को काफ़ी जेलसी हो रही होती है क्योंकि उसका तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो कहती है कि अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो तुम भी नहीं रह सकती। इधर रैन उसे खड़ा करने की कोशिश करती है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है जो देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन वैंकिंग को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो उन्हें हिट करने के लिए जाती है। इस बार फिर से आयन कार को देख लेता है और वो उसे पुश कर देता है और रैन तो बच जाती है लेकिन आयन का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। रैन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर जब डिंगसाओ आता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ डिंगसाओ ने किया है। तो वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और उसके हाथ पर बाइट करने लगती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है। रैन आयन के बारे में पूछने लगती है। डॉक्टर बताता है कि उन्हें होश तो आ चुका है लेकिन उनके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, हम नहीं बता सकते कि वो कब तक सर्वाइव कर पाएंगे। जो सुनकर रैन तो बेहोशी हो जाती है। तो डिंगसाओ उसे उठाकर ले जाता है और असिस्टेंट को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और वो वैंकिंग से मिलने के लिए जाता है जो कि जेल में होती है अपने गुनाहों की वजह से। यहाँ पर वैंकिंग काफ़ी खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि डिंगसाओ उसे बाहर निकालने के लिए आया है। लेकिन डिंगसाओ उससे कहता है कि तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। वो उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है लेकिन डिंगसाओ कहता है कि मुझे आज पता चला कि मैंने कभी तुम्हें ठीक से जाना ही नहीं है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह की हो और इतना ज़्यादा गिर सकती हो। तुमने किसी को मारने की कोशिश की है, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ये बोलकर जाने लगता है। वैंकिंग उल्टा उसे ही सुनाने लगती है कि वो रैन तुमसे प्यार नहीं करती लेकिन फिर भी तुम उससे प्यार करते हो और हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए थी और तुम यही डिजर्व करते हो। नेक्स्ट सीन में रैन आयान के पास होती है और रो रही होती है। आयान उसे रोने से मना करता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। रैन कहती है कि मैं नहीं रो रही हूँ और बस उसे ही देखे जा रही थी। लेकिन आयान को अपनी कंडीशन अच्छे से पता थी इसलिए वो रैन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, उसे बाहर सन देखने के लिए कहता है। लेकिन रैन तो उसके पास से हिल भी नहीं रही होती तो वो उसे फ्लावर चेंज करने के लिए कहता है। जब वो फ्लावर चेंज करके आती है तब तक आयान की सांसें रुक गई होती है। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, डॉक्टर्स को बुलाने लगती है। लेकिन एक बार फिर से बेचारी ने आयान को खो दिया था।
ये देखकर टिंगसाओ को भी काफ़ी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में वो आयन की ग्रेव पर होती है और कहने लगती है कि पता नहीं क्यों एंड में भी मैं अकेली ही रह गई, और कहती है कि इस लाइफ में तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगी। और वो अगले जन्म में उससे मिलने की बात कहती है। वो कुछ महीनों बाद जब आयन की ग्रेव पर आती है तो देखती है कि यहाँ पर टिंगसाओ भी फ्लावर लेकर आया हुआ है। वो टिंगसाओ से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टिंगसाओ अपने स्पेक्स उतारता है और उससे कहता है कि मेरा स्कार पूरी तरह से ठीक हो गया है, देखो अब मेरा फेस बिल्कुल तुम्हारे आयन की तरह हो गया है। एक्चुअल में वो कहना चाह रहा होता है कि भले ही आयन समझ कर, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहो। और एंड में फिर से बेचारी रैन को अपने प्यार के फेस के साथ ही रहना पड़ता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि अब टिंगसाओ भी उससे प्यार करता है। और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।